गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का अपना टॉपिक जो पढ़ रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया, वही आगे पढ़ेंगे। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में पढ़ लिया था। तो हमने पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, मतलब कि उसमें दो झिल्लियां पाई जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली होगी वो क्या होगी, सीधी होगी इस प्रकार, ठीक है। और जो आंतरिक झिल्ली होगी उसमें क्या है, अनेक प्रकार के ऐसे वलन पाए जाते हैं, या फिर ये जगह जगह पे क्या है, मुड़ी हुई पाई जाती है। तो ये जो संरचनाएं हैं इनको हमने नाम दिया था क्रिस्टी, ठीक है। तो आज हम क्रिस्टी के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्रिस्टी में और क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, जो ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी होती है, ये क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंतकला होती है उसमें वलनों के रूप में पाई जाती है। और जो ये क्रिस्टी है, ठीक है, ये वाली जो संरचना है ये होगी माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। और इसके बीच वाला जो ये वाला पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे अंतःक्रिस्टी अवकाश, ठीक है। क्या बोलेंगे, अंतःक्रिस्टी अवकाश, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, जो क्रिस्टी होती है उनकी संख्या, तो ये देखो, जो स्तनी की यकृत कोशिकाओं होती है उनमें कम मात्रा में पाई जाती है, और जो पेशी उत्तक होते हैं उनमें ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। मतलब कि जो क्रिस्टी है वो अलग अलग कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, उनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे जो स्तनधारी जीव होते हैं उनकी जो यकृत कोशिकाएं होगी उनके माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी की संख्या कम होगी, लेकिन जो उनके पेशी उत्तक होंगे, पेशी उत्तकों की जो कोशिकाएं होगी उनके माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी पाई जाएगी वो क्या है, ज्यादा संख्या में पाई जाएगी। उसके बाद में जब मतलब जो क्रिस्टी है वो क्या है, अगर ज्यादा संख्या में पाई जाए तो उससे क्या होता है, अगर क्रिस्टी की संख्या में वृद्धि होती है तो उससे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीकारी क्रियाओं में वृद्धि होती है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऑक्सीकारी क्रियाएं होती है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा जो ऑक्सीकारी क्रियाएं की जाती है उनमें भी वृद्धि होती है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी ज्यादा संख्या में प्रेजेंट हो तो, ठीक है। उसके बाद की क्रिस्टी की संरचना कैसे होती है, तो ये क्या होती है, मुख्यतः पट रूपी हो सकती है, या फिर समानांतर पट बनाते हुए टेढ़ी मेढ़ी, या फिर नलिकाकार, या फिर जो सूक्ष्मांकुर होते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म अंकुर स्थित होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म बिंदु, जैसे पूर्ण या फिर अपूर्ण प्रकार की भी हो सकती है क्रिस्टी की संरचना। उसके बाद है कि जो अलग अलग जीव होते हैं उनमें क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी है उसकी अलग अलग संरचना पाई जाती है। जैसे कि देखो, जो अमीबा होगी उसमें जो क्रिस्टी है वो जल रूपी पाई जाएगी, और जो चमगादड़ होंगे उनमें क्या है, ये चपटी या फिर तश्तरी नुमा पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। उसके बाद में जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है उसमें ये शाखित प्रकार की होती है, मतलब कि शाखाओं के रूप में पाई जाती है, और ये शाखाएं क्या करती है, आपस में जुड़कर मधुमक्खी के छत्ते समान संरचना का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट हो गए माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के, ठीक है। तो क्या क्या हो गए, सबसे पहले क्रिस्टी बनती कैसी है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है उसमें बहुत सारे अंतर्वलन पाए जाते हैं, और उन अंतर्वलनों को ही हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। अब जो ये अंतर्वलन है और जो ये बाह्य कला है, इसके बीच में ये जो स्पेस पाया जाएगा इसको हम बोलेंगे अंतःक्रिस्टी अवकाश, ठीक है। उसके बाद में ये कि जो क्रिस्टी की संख्या होती है वो हर एक जीवों में या फिर एक ही जीवों की अलग अलग कोशिकाओं में भी अलग अलग होती है। जैसे जो स्तनधारी जीव है उनकी यकृत कोशिकाओं में क्रिस्टी की संख्या कम होगी, लेकिन उसकी पेशी कोशिकाओं में क्या है, क्रिस्टी या फिर पेशी कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे उनमें क्रिस्टी की संख्या ज्यादा होगी। और जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी की संख्या लगातार बढ़ती है तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऑक्सीकारी क्रियाएं होती है वो भी क्या है, बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्रिस्टी की संरचना, तो वो भी क्या है कि अलग अलग कोशिकाओं में भी ये अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार की, या फिर इनकी अलग अलग संरचना होती है, और जो अलग अलग जीव पाए जाएंगे उनमें भी क्या है, क्रिस्टी की संरचना अलग अलग होगी। जैसे अगर एक ही जीव के अंदर देखें तो क्रिस्टी पट रूपी हो सकती है, समानांतर पट बनाते हुए, या फिर टेढ़ी मेढ़ी, या फिर नलिकाकार, या फिर सूक्ष्मांकुरों के जैसे पूर्ण या अपूर्ण। और अगर अलग अलग जीवों में बात करें तो अमीबा में ये जल रूपी होती है, और चमगादड़ में ये होती है चपटी तश्तरी नुमा। उसके बाद में अगर स्तनधारी की डब्ल्यूबीसी है तो उसमें ये शाखित मतलब की शाखाओं के रूप में पाई जाती है, और जो प्रत्येक शाखा होती है वो आपस में जुड़कर क्या करती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना का निर्माण करती है। तो ये पूरा का पूरा हो गया माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी।
अब देखो जो ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी है, इसमें मैंने आपको बताया था कि F1 कण पाए जाते हैं इस प्रकार, ठीक है। ये F1 कणों की संरचना थी। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के ऊपर जो कण जुड़े होते हैं उनको हम बोलेंगे F1 कण। अब देखो इनकी संरचना देखते हैं। तो ये देखो, ये जो कण है ये इस प्रकार पाया जाएगा, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी संरचना है ये हो गई F1 कण, ठीक है। अब देखो F1 कण या फिर इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल कण भी बोल सकते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल कण है उसके अंदर क्या है, दो सतह पाई जाती है। कौन कौन सी? जो आंतरिक सतह होती है, जो मैट्रिक्स की ओर उन्मुख होती है, मतलब कि ये वाली जो सतह, जो कि ये अंदर सारा मैट्रिक्स भरा पड़ा है ना, तो ये जो मैट्रिक्स की तरफ जो सतह पाई जाएगी उसको हम बोलेंगे एम सतह। जो ये वाली गोलाकार संरचना होगी इसको बोलेंगे एम सतह। और दूसरी जो बाह्य कक्ष की ओर उन्मुख होती है उसको बोलेंगे सी सतह। तो देखो ये सारा बीच में माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में क्या है, मैट्रिक्स भरा रहता है। तो जो वाला पार्ट मैट्रिक्स की तरफ उन्मुख होगा उसको बोलेंगे हम एम सतह, और जो वाला पार्ट बाह्य कला की ओर उन्मुख हुआ, जो ये लंबा वाला भाग, इसको हम बोलेंगे सी सतह, ठीक है। तो जो F1 कण होते हैं उनमें दो सतह पाई जाती है। पहली एम सतह जो कि मैट्रिक्स की तरफ उन्मुख होती है, और दूसरी होती है सी सतह जो कि बाह्य कला की ओर उन्मुख होती है, ठीक है। अब जो एम सतह होती है उस पे क्या है, अनेक संवृत कण पाए जाते हैं। मतलब कि जो क्रिस्टी की ये वाली सतह है, ठीक है, इस पे क्या है, बहुत सारे कण पाए जाएंगे जिसको हम बोलेंगे F1 कण, ठीक है। उसके बाद देखो अब जो F1 कण होते हैं उनके ऊपर क्या है, युग्मनकारी कारक और अनेक क्रियाओं से जुड़े किण्वक या फिर एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब कि जो F1 कण होंगे उनके ऊपर क्या है, बहुत सारे युग्मनकारी एंजाइम पाए जाएंगे और बहुत सारे क्या है, किण्वक, बहुत सारी क्रियाओं से जुड़े किण्वक या फिर एंजाइम पाए जाएंगे। मतलब कि वो जो एंजाइम है वो बहुत सारी क्रियाओं में सहायता करते हैं। अब देखो कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, बीटा डिहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ठीक है, संवेदनशील NADH साइटोक्रोम। तो ये सब जो एंजाइम है वो किस पे, F1 कण पे पाए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो F1 कण है उनकी खोज किसने की। तो F1 कणों की खोज की हम्बर्टो फर्नांडिस मोरान नामक वैज्ञानिक ने। किसने की? हम्बर्टो फर्नांडिस मोरान वैज्ञानिक ने। अब जो F1 कण है इनको हम प्रारंभिक कण या फिर ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। तो और इनकी संख्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितनी होगी, 10⁻³ से लेकर 10⁵ तक इनकी संख्या हो सकती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब जो दो F1 कण है उन दो F1 कणों के बीच की दूरी कितनी होती है, 100 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब जो ये F1 कण होते हैं ये क्या होते हैं, बहु पॉलीपेप्टाइड जटिल के बने होते हैं। मतलब कि इनकी जो संरचना होती है उसमें बहुत सारे बहु पॉलीपेप्टाइड जटिल्स पाए जाते हैं। मतलब कि जो पॉलीपेप्टाइड होंगे उनकी बहुत सारी श्रृंखलाएं पाई जाएगी। अब पढ़ते हैं F1 कण की संरचना। तो देखो F1 कण जो होता है वो उसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला ये वाला गोलाकार शीर्ष, उसके बाद में वृंत। वृंत क्या होगा, जिससे ये गोलाकार भाग इस नलिकाकार भाग से जुड़ा होगा। मतलब कि ये वाला पार्ट और जो ये वाला पार्ट है ये दोनों कहलाएंगे वृंत, और उसके बाद में ये आधारीय भाग। तो अब देखो सबसे पहले गोलाकार भाग। तो जो गोलाकार भाग होता है उसका व्यास कितना होगा, 75 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक। और जो गोलाकार शीर्ष होगा, ये शीर्ष और ये आधार भाग, ठीक है। तो इसका व्यास कितना होगा, 75 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक। और जो गोलाकार शीर्ष होगा वो किसका बना होगा, एटीपेज एंजाइम से, या फिर इस गोलाकार शीर्ष के ऊपर क्या है, एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। और ये एटीपेज एंजाइम क्या करता है, ये एडीपी को फॉस्फोरिलीकरण क्रिया द्वारा एटीपी में परिवर्तित करता है। तो एडीपी क्या हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो जो एटीपेज एंजाइम है वो क्या करेगा, एडीपी को फॉस्फोरिलीकरण क्रिया द्वारा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर चेंज करेगा, ठीक है। अब जो ये जो F1 कण है इनको हम युग्मन कारक कण, या फिर ये जो गोलाकार शीर्ष है इसको हम युग्मन कारक शीर्ष भी, युग्मन कारक कण भी बोल सकते हैं। अब जो गोलाकार शीर्ष है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अनेक इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अनेक एंजाइम समूह पाए जाते हैं।
इसीलिए इस कण को हम क्या इलेक्ट्रॉन परिवहन कण भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है वृंत। तो वृंत क्या काम करता है, F1 कण के गोलाकार शीर्ष को इसके आधार भाग से जोड़ने का कार्य करता है। अब देखो जो वृंत होता है उसकी लंबाई होगी 50 एंगस्ट्रॉम और उसका व्यास होगा 30 से लेकर 40 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। उसके बाद में जो वृंत होता है वो किससे बना होता है, ओलिगोमाइसिन संवेदी प्रोटीन से। किससे, ओलिगोमाइसिन संवेदी प्रोटीन। फिर आता है F1 कण का लास्ट भाग, इसका आधार भाग, या फिर इस भाग को हम F0 उप इकाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आधार भाग है ये क्या है, बहुत सारे प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई एक जटिल संरचना होती है जिसकी लंबाई होती है 11 nm और जिसकी चौड़ाई होती है 1.5 nm। और जो ये आधार भाग होगा इसमें क्या है, बहुत सारे जटिल एवं जल विरागी प्रोटीन्स भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा F1 कण। तो देखो F1 कण के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो F1 कण को माइटोकॉन्ड्रियल कण भी बोल सकते हैं हम, प्रारंभिक कण या फिर ऑक्सीसोम, ये 3 नाम हो गए F1 कण के। F1 कण पाए कहाँ पे जाएंगे, क्रिस्टी के ऊपर, ठीक है। तो अब देखो जो आंतरिक सतह होगी जो कि मैट्रिक्स की तरफ उन्मुख होगी उसको बोलेंगे M सतह, और दूसरी सतह जो कि बाह्य कला की तरफ उन्मुख होगी उसको बोलेंगे C सतह। अब जो M सतह है उस पर क्या है, बहुत सारे अनेक सवृंत कण लगे रहते हैं, मतलब कि ऐसे कण जिन पे वृंत पाया जाता है। तो बहुत सारे सवृंत कण लगे रहते हैं जिनको हम बोलेंगे F1 कण, ठीक है। और ये जो F1 कण होंगे ये क्या है, इनके ऊपर बहुत सारे युग्मनकारी कारक और अनेक क्रियाओं से जुड़े किण्वक या फिर एंजाइम पाए जाते हैं। उसके बाद F1 कण की खोज किसने की, हम्बर्टो फर्नांडिस मोरान ने। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 10 की घात 3 से लेकर 10 की घात 5 तक हो सकती है। उसके बाद में जब जो 2 F1 कण है उन 2 F1 कणों के बीच की दूरी कितनी होती है, 100 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होगा, 10 की घात -10 मीटर। उसके बाद में जो ये F1 कण है ये किससे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं बहु पॉलीपेप्टाइड जटिल के। उसके बाद में जो F1 कण है उसको 3 संरचनाओं के अंदर बांटा गया है, उसका गोलाकार शीर्ष, उसके बाद वृंत जो कि गोलाकार शीर्ष और इसके आधार भाग को जोड़ता है, और लास्ट वाला आएगा इसका आधार भाग या फिर इसको F0 उप इकाई भी बोलते हैं। तो सबसे पहले गोलाकार शीर्ष जिसका व्यास कितना होगा, 75 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक। और ये जो गोलाकार शीर्ष है इस पे क्या है, बहुत एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। एटीपेज एंजाइम क्या करेगा, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को फॉस्फोरिलीकरण क्रिया द्वारा एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर चेंज कर देगा। और जो ये गोलाकार शीर्ष है इसको हम युग्मन कारक कण भी बोल सकते हैं, और इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अनेक एंजाइम समूह प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस कण को हम क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन कण भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है वृंत भाग जो कि F1 कण के गोलाकार शीर्ष को और आधार भाग को आपस में जोड़ता है। तो वृंत की लंबाई होगी 50 एंगस्ट्रॉम और इसका व्यास होगा 30 से लेकर 40 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद में जो वृंत है वो ओलिगोमाइसिन संवेदी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब F1 कण का लास्ट भाग आता है आधार भाग या फिर इसको हम F0 उप इकाई भी बोलते हैं। तो ये जो आधार भाग है ये बहुत सारे जटिल लिपिड्स और प्रोटीन के जटिल कणों से मिलकर बना होता है। इसकी लंबाई होगी 11 nm और चौड़ाई होगी 1.5 nm। उसके बाद में जो ये हमारा आधार भाग है F1 कण का, ये क्या है, बहुत सारे जटिल एवं जल विरागी प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये हमने आज क्रिस्टी और क्रिस्टी के ऊपर माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी और क्रिस्टी के ऊपर पाए जाने वाले F1 कणों के बारे में पढ़ा। कल हम जो हम माइटोकॉन्ड्रिया है उसके रासायनिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो डीएनए पाया जाता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।